एरिया है चैप्टर 4 और चैप्टर 4 में दो एरियाज़ हैं, एक फ्री कंसेंट और दूसरा वॉइड एग्रीमेंट्स। और ग्रेड बी में से ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में से आता है। ग्रेड बी में से चैप्टर नंबर 4 सबसे फर्स्ट रैंक करेगा, फिर 3 रैंक करेगा, फिर 2 रैंक करेगा, फिर 5 रैंक करेगा। 4, 3, 2 और 5। और ग्रेड सी में से 7, 6, 8, 10 और 7, 6, 8, 9 और 10 यहाँ लिख देते हैं। अगर हम कुछ सुपर इम्पोर्टेंट एरियाज़ की बात करते हैं तो ग्रेड बी चैप्टर 4, चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 5 ये। फिर ग्रेड सी में से 7, 6, 9, 8 और 10 ये एक सीक्वेंस है जिसको आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस कहाँ से सवाल ज़्यादा आता है, कहाँ से कम आता है और कहाँ से आने के हमेशा चांसेस होते हैं। इसी तरह हमारे पास एक ग्रेड डी है और एक हमारे पास है ग्रेड ए। ग्रेड ए में क्या है, अकलौता 5 से 7 नंबर आपको देगा। और ग्रेड डी की सीक्वेंस क्या है, इसमें पार्टनरशिप भी है और अदर लॉस भी हैं। तो पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं 13, 12, 11, उसके बाद 14, 15 और उसके बाद 18, 16, 17 ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस बोल लें, इसको रैंकिंग बोल लें, कुछ भी बोल लें, मगर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अगर मैं ग्रेड वाइज देखूं तो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रेड बी में चैप्टर 4 है, फिर 3, फिर 2, फिर 5। ग्रेड सी में 7, 6, 9, 8, 10। पार्टनरशिप में 13 पहले, फिर 12, फिर 11, पहले 14 और फिर इसको अदर लॉस को 18 में, 16 में और फिर 17। कोशिश कीजिएगा कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो इस पैटर्न पर तैयार करें और इसको लाजमी तैयार करना है क्योंकि ये आपको 5 से 7 नंबर अलग से देता है। 5 से 7 नंबर। ग्रेड डी की वेटेज क्या है, 35 से 52 ये है ना। और ग्रेड बी की क्या है, 20 से 25 या 15 से 20? 15 से 20 है गलबन, 20 से 25। और इसकी है 25 से 30। तो आप देख लें ये ट्रेंड है। सीक्वेंस जब आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में से ग्रेड बी के लिए ये वाला सीक्वेंस लगाएं, फिर ये लगाएं, अदर लॉस में से इस तरह करें और फिर शुरू करते हैं डिस्कशन। फ्री कंसेंट सबसे पहले देखते हैं। हाँ जी, एक ऐसा सवाल जो कि छुपा हुआ है, खैर लिखा ही हुआ है कि आपने एक्सप्लेन करना है अनड्यू इन्फ्लुएंस को 4 नंबर के लिए। अब अगेन यहाँ से आए कि आपने रट्टा भी पूछना है और यहाँ से आए कि आपने लॉजिकल टेस्टिंग भी करनी है। तो ये सवाल जो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है जो कि 4 नंबर के लिए आई कैब ने आपसे टेस्ट किया, बिल्कुल रट्टा। इसी तरह ऑटम 11 डिस्टिंग्विश करे बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, ये भी क्रैमिंग है। बताएं डिफरेंस बिटवीन कोशन और अंडर इन्फ्लुएंस क्रैमिंग। 3 सवाल देखें अभी तक, सारे के सारे क्रैमिंग थे। अनड्यू और फ्रॉड 6 और 6, 12 नंबर की सीधी सीधी क्रैमिंग। उसके बाद लिस्ट एनी 2 circumstances in which a party to the contract whose consent was obtained by misrepresentation cannot rescind the contract, क्रैमिंग बेस्ड सवाल। तो कितने सवाल क्रैमिंग बेस्ड निकले, 1, 2, 3, 4 और 5। ऑटम 22 में भी एक सवाल क्रैमिंग बेस्ड आया हुआ।
ऑटम 22 में भी उसने फ्रॉड और गालिबन मिस रिप्रेजेंटेशन पूछा है, और उसके साथ कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस पूछा, और सारा का सारा उसने डिफ्रेंशिएट करवाया है, यानी कि वो आपसे क्रैमिंग बेस्ड टेस्ट करना चाह रहा है। तो ये एरिया क्रैमिंग भी डिमांड करता है और ये लॉजिकल सवाल भी डिमांड करेगा आपसे। अब आते हैं लॉजिकल सवालों की तरफ। ज़हीर एक अकाउंटेंट है आबिद की कंपनी में, उसने कैश एम्बेजल किया 5 मिलियन का और वो पैसे लेके भाग गया। कौन? ज़हीर। आबिद को जब पता चला तो आबिद चला गया उसकी वाइफ के पास, क्या नाम है, बिनते असलम, के भाई ये पैसे मुझे वापस चाहिए, और उसको डरा धमका के उससे एक प्रॉमिसरी नोट साइन करवा लिया। व्हाट इज़ प्रॉमिसरी नोट? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसपे एक वादा है कि मैं तुम्हें इसके 5 मिलियन रुपीज़ वापस करूँगी, और ये इसलिए करवाया कि अगर तुम ये साइन कर देती हो तो हम तुम्हारे हस्बैंड को अरेस्ट नहीं करेंगे और उसका नाम अखबारों में नहीं आएगा। बताएं बिनते असलम क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है? क्यों? कोर्जन है। अच्छा, और कोई और पॉइंट? फ्रॉड तो नहीं है। देखें बात सुनो, ये क्वेश्चन नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या हो रहा है? चोरी। अगर एक शख्स ने चोरी की हो तो आप जाके उससे पूछ भी नहीं सकते कि भाई पैसा मेरा। अगर वो शख्स आपको मिल जाए, उसका कोई घर वाला आपको मिल जाए, तो डेफिनेटली आप उस घर वाले के पास जाएंगे और उससे तकाजा करेंगे कि भाई इसके पैसे दो। उसको डराएंगे, धमकाएंगे, शायद मारपीट भी हो। तो दिस इज़ नॉट कोर्जन। आप अपना राइट उससे वापस ले रहे हैं, और ये वो राइट है जो कि आपसे छीना गया था, आपसे चोरी हुआ था। तो दिस विल नॉट बी काउंटेड एज कोर्शन। ये प्योर एक ऐसा एक्ट है जो कि पाकिस्तान पीनल कोड के ख़िलाफ़ है। चोरी करना इज़ अगेंस्ट PPC। तो दिस इज़ नॉट कोर्शन। बिनते असलम इसको बाद में अवॉइड नहीं कर सकती। अच्छा, अवॉइड करने के लिए कहाँ पे जाएगी? अदालत में। और क्या स्टांस करेगी कि मेरे हस्बैंड ने पैसे चोरी किए थे, तो उसको वैसे पकड़ लेंगे। ठीक हो गया। करीम bought a textile mill from Lake on his assurance and a certificate from registrar that the mill and its assets were free from any encumbrance. Later, Kareem received a note of payment of mortgage and charges. और उसको पता ये चला कि जो उसने फैक्ट्री ख़रीदी है उसमें जो एसेट्स हैं उसके अगेंस्ट मॉर्गेज लिया हुआ, यानी कि उसके अगेंस्ट पैसे लिए हुए हैं। मगर शुरू क्या है, उसको ये लगा था कि वो फ्री फ्रॉम एनी इनकम्बरेंस रख दे। फ्री फ्रॉम एनी इनकम्बरेंस है। इनकम्बरेंस किसे कहते हैं? इनकम्बरेंस किसे कहेंगे? व्हाट इज इनकम्बरेंस? क्या होती है इनकम्बरेंस? ऐसी चीज़ जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन हो। उन्होंने जब फैक्ट्री परचेज़ करनी थी तो यह बताया गया था कि इसके एसेट्स पे किसी तरह का कोई कर्जा नहीं है, और उसके लिए एक सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया था फ्रॉम रजिस्ट्रार। बाद में पता चला कि वो कर्जा भी था और उस जो सर्टिफिकेट दिया था वो जाली था, वो फोर्जरी से भरा हुआ था। बताएं क्या राइट्स अवेलेबल हैं करीम के पास? क्या ये फ्रॉड है? क्या ये कोर्जन है? क्या ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है? क्या ये मिस्टेक है? क्या ये मिस रिप्रेजेंटेशन है? ये क्या है? ये फ्रॉड है। ये फ्रॉड है। तो फ्रॉड अगर हुआ है, किसके साथ हुआ है? करीम के साथ या लाइक के साथ? करीम के साथ। तो एग्रीव्ड पार्टी कौन बनेगी? करीम। करीम के पास क्या राइट है? वॉइडेबल का। तो वो वॉइडेबल को वैलिड कर सकता है या वॉइडेबल को वॉइड कर सकता है। तो यहाँ पे अगर उसने वॉइडेबल को वॉइड करना है तो वो डैमेजेस वगैरह भी क्लेम करेगा। तो ये बात आपने 4 नंबर के लिए बतानी है। मेरा आपसे एक सवाल है, कब एक एग्रीव्ड पार्टी वॉइडेबल नहीं बना सकती, या इन अदर वर्ड्स कब फ्रॉड के होने के बावजूद एक पार्टी एग्रीव्ड नहीं बनती? कब ऐसा होता है? वो सच तक पहुंच सकती हो बाय अप्लाइंग ऑर्डिनरी डिलीजेंस। तो अगर वो उसके पास मौका था और वो ऑर्डिनरी डिलीजेंस लगा के सच तक पहुंच सकते थे और वो नहीं पहुंचे, इसका मतलब है कि वो एग्रीव्ड पार्टी फिर काउंट नहीं होगा। तो ये बात आपने यहाँ पे मेंशन करनी थी। जब उसने पूछा ना इसके पास कौन से राइट्स अवेलेबल हैं, तो पहला राइट क्या है? वो वॉइडेबल बना सकता है। वो वॉइडेबल को वैलिड कर दे, कबूल कर ले फैक्ट्री को, या उसको वॉइड बना दे। मगर कब उसके पास ये वॉइडेबल का राइट ख़त्म हो जाएगा? जब उसके पास एक मौका था
कि वो सच तक पहुंच सकता, मगर वो सच तक नहीं पहुंचा। तो अगर उसके पास मौका था और उसने अपनी कोताही की वजह से उसको प्रॉपर्ली कंडक्ट नहीं किया, तो सर उस केस में क्या होगा? उस केस में ये वॉइडेबल नहीं माना जाएगा। एम आई क्लियर? ये बात समझ आती है सबको? अच्छा जी, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ था ऑन हिज अश्योरेंस, ये वर्ड अपने माइंड में रखिएगा। ये सवाल करें जरा, शफीक वाला ट्राई करें, देखें इसमें क्या हो रहा है। हाँ जी, क्या हो रहा है सवाल में? फैक्ट्री ख़रीदी है मोटरसाइकिल की, किसने ख़रीदी है? शफीक ने। और आबाद की रिप्रेजेंटेशन पे ख़रीदी। उसने कहा था कि 50,000 बाइक्स असेंबल होती हैं एनुअली, मगर बाद में पता चला कि वो कितनी होती हैं? 35,000 ओनली पर एनम। शफीक नाउ वांट्स टू डिस्काइम द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन। कब कब वो उसको डिस्काइंड नहीं कर सकता? वो फ्रॉड हो या वो मिस रिप्रेजेंटेशन हो, मसला वो नहीं है। मसला ये है कि कब वो रिस्काइंड नहीं कर सकता। सेम है, सेम है, सेम है। सवाल ये नहीं है, सवाल बेशक इसका हो, सवाल बेशक फ्रॉड का हो। वो पूछ रहा है कि कब शफीक के पास ये राइट ख़त्म हो जाएगा वॉइडेबल बनाने का। कब कब रहता है? जब उसके पास डिस्कवरी का वो हो, या उसने जो फैक्ट्री ख़रीदी हो वो गुड इंटेंशन के साथ परचेज़ की हो। इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड वाली बात आ सकती है। तो 5 नंबर के लिए किताब में अगर आपने गौर किया हो तो 3-4 बातें ऐसी लिखी हुई हैं जहाँ पे वॉइडेबल का राइट ख़त्म होता है, जहाँ पे वॉइडेबल का राइट ख़त्म किया जा सकता है। बताएंगे कौन सी 4-5 बातें? इग्नोरेंस किस चीज़ की? इग्नोरेंस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। उसने वो कैच ही ना की हो। उसने जब फैक्ट्री परचेज़ की है उसके पीछे की नीयत ये असेंबली वाली हो ही ना, किसी और नीयत से उसने फैक्ट्री परचेज़ की हो, तो उस वक़्त ये एज अ मिस रिप्रेजेंटेशन काउंट नहीं होगी। और उसके पास डिस्कवर करने का राइट था, उसने वो राइट एक्सरसाइज नहीं किया। दूसरी बात, और नेक नीयती से उसने परचेज़ किया हो। और चलें अज्यूम कि ये फ्रॉड लिखा हुआ, अब ठीक है, चलें अज्यूम करें कि फ्रॉड लिखा हुआ है। सवाल अभी भी वही है कि वो 5 बातें कौन सी हैं, 4 बातें कौन सी हैं? 4 बातें कौन सी? 3 हम लोगों ने बता दी हैं। और बस कहानी ख़त्म हो गई? और बताएं। एक है कि उसने परचेज किया थ्रू व्हाट? क्या हो गया अवाम को? आज अवाम खामोश क्यों है? अवाम खामोश क्यों हो गई आज? बताएं 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 बताएं। कब कब वो उसको रिस्काइंड नहीं कर सकता? हमारे पास हाजरीन से एक एक पॉइंट अगर हमें मिल जाए। पहला पॉइंट 3 तो मैंने भी बता दिए हैं, उसमें से वो एक पॉइंट रिपीट कर दो। ऑर्डिनरी डिलीजेंस के थ्रू चेक कर सकता था मगर उसने चेक नहीं किया। सेकंड पॉइंट दोबारा बता दे। गुड इंटेंशन। थर्ड पॉइंट इग्नोरेंस। मिस फोर्थ पॉइंट। चले एक आप मिलके बता दें। चौथा पॉइंट कब कब वो रिस्काइंड नहीं कर सकता? तो ये 2 अलग अलग पॉइंट्स ही हैं। देखें
एक है कि उसने फैक्ट्री परचेज़ की हो मगर उसके पीछे की नीयत बाइक्स की असेंबली ना हो, कुछ और हो, और बाद में पता चले कि यहाँ पे जो बाइक्स असेंबल हो रही हैं उसके नंबर्स में फ़र्क है। तो जब उसकी नीयत ये नहीं थी फैक्ट्री को परचेज़ करने के लिए, तो अगर दूसरी पार्टी धोखा दे भी रही थी तो उसने वो धोखा कैच ही नहीं किया, ठीक है। और अगर इनके दरमियान कोई ऐसा फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता तो वो प्रॉपर्ली उसको गाइड करता कि भाई 50 नहीं है 35 यहाँ पे बनती हैं। तो चूँकि वो भी नहीं है और वो 50 पे मुतमिन था, तो इट मीन्स कि यहाँ पे उस बेचारे के साथ क्या हो गया, धोखा हो गया। अब अगेन उसको चेक कर लेना चाहिए था मगर उसने चेक नहीं किया। ये सवाल लिख लें, दिस हैज़ टू बी डन इन राइटिंग। स्प्रिंग 16 का सवाल, क्योंकि इस तरह का सवाल दोबारा उसने अभी तक टेस्ट नहीं किया, कर सकता है, इसको लिख लें अपने पास। हाँ जी, हाँ असल में बात यह है कि क्या इन दो के दरमियान कोई ऐसा फिड्यूशरी रिश्ता है। सवाल बता रहा नहीं ना बता रहा, तो बस फिर इतनी से बात लिख दें। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि ये स्प्रिंग 16 का सवाल नोट कर लें, ये आपने अटैम्प्ट लाजमी करना है। अच्छा जी, गफ़ार परचेज्ड जमाल थ्रेटन्ड राफिया टू मर्डर हर सन आतिफ इफ़ शी डिड नॉट सेल हर हाउस टू मुजाहिद। राफिया डिड एज शी वॉज टोल्ड। बताएं क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, थ्रेट किया जा रहा है, थ्रेट किया जा रहा है। तो जब हम थ्रेट करते हैं तो क्या होता है, कोर्शन होती है। तो कोर्शन के केस में क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, ये क्या होगा, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। और एग्रीव्ड पार्टी कौन है, ओके। Ghaffar purchased a piece of land from Sharif, who is an engineer by profession. During the discussion prior to the purchase से पहले, Sharif told Ghaffar that in his opinion, यहाँ पे वर्ड का यूज़ हुआ है, पीछे का वर्ड यूज़ हुआ था assurance। ये दोनों में फ़र्क है। वो कहता है कि मेरी ओपिनियन में द लैंड वुड बी एबल टू सपोर्ट 2500 मैंगो ट्रीज, मगर हकीकत में क्या था 2300। ओपिनियन में और एश्योरेंस में क्या फ़र्क होता है। ओपिनियन में हम खुद भी कंफर्म नहीं होते हैं, हम एक ऐसी स्टेटमेंट पास करते हैं जिसमें ये शो होता है कि यार हम कंफर्म नहीं है, मेरी बात पर यकीन नहीं करना, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। और एश्योरेंस क्या है, जिसमें आप बाकायदा प्रॉपर वे में बताते हैं कि यहाँ ये चीज़ ऐसे ही है। तो जहाँ पे ओपिनियन होती है, क्या वहाँ पे फ्रॉड होता है, वहाँ पे फ्रॉड नहीं होता। ये बात याद रखनी है, ओपिनियन के केस में फ्रॉड काउंट नहीं होगा। तो जब फ्रॉड ही नहीं है तो क्या डैमेजेस क्लेम कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि दूसरी पार्टी की नीयत धोखा देने की थी ही नहीं। ओके, मुग़ल दाऊद और चावलों का कारोबार, ये ज़रा यहाँ पे पूरा नहीं है, बट आप ज़रा किताब से देखें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मुग़ल दाऊद और चावलों का कारोबार, जी ट्राई करें ज़रा। हाँ जी, किताब है पास? अगर नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकता हूँ, या चलो अब हो गया सही। चलो अब क्या नज़र इसको अटेम्प्ट करें। एक मुग़ल है, एक दाऊद है, और बीच में चावलों का एक कारोबार होने जा रहा है। देखें क्या होता है सवाल में।
जी क्या हो रहा है सवाल में? 3 नंबर का नहीं, 4 नंबर का एक सवाल है प्यारा सा। हो क्या रहा है? मुगल और दाऊद में ट्रेडिंग हो रही है फॉर राइस, ठीक है। दाऊद एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मुगल फॉर द परचेज ऑफ 50 टन्स ऑफ राइस, ठीक है। दाऊद हैड प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ द चेंज इन प्राइसेस विच वुड हैव अफेक्टेड इफ मुगल्स विलिंगनेस टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। When Mughal, through his own resources, came to know about the same facts, he accused दाऊद कि भाई तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुमने मेरे से फ्रॉड किया है। क्या इसको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है? हाँ जी, क्यों? चलो ये बताइए, फ्रॉड है? नहीं। ये क्या काउंट होगा? मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर काउंट हुआ तो क्या इनके दरमियान अगर एक पार्टी खामोश है तो क्या दूसरी पार्टी को सारी बातें बतानी चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान कोई फिड्यूशरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर करता होता और फिर एक पार्टी खामोश रहती तो बात गलत थी, उस टाइम पे मिस रिप्रेजेंटेशन हो जानी थी। मगर चूँकि ये आपस में कोई रिश्ता नहीं रखते हैं, तो अगर एक पार्टी खामोश है तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे वो भाई साहब जस्टिफाइड नहीं है। तो आप पहले लॉ बताएंगे साइलेंस वाला, उसके बाद बताएंगे क्या ये दो आपस में कोई रिश्ता रखते हैं या नहीं रखते। चूँकि नहीं रखते हैं तो वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी और उसका क्लेम जस्टिफाइबल नहीं है। इसका मतलब है कि वो उसको वॉइडेबल नहीं बना सकता। ये सारी बातें आपने 4 नंबर के लिए मेंशन करनी हैं और कर लेंगे अल्लाह के बंदो। अच्छा जी, सुल्तान बॉट कुछ अप्लायंसेस वर्थ ₹7 लाख फ्रॉम ज़मीर ऑन 30 days क्रेडिट। एट द टाइम ऑफ परचेज सुल्तान न्यू कि वो इंसॉल्वेंट है और वो पैसे पे नहीं करेगा। बताएं कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है? उसको पता था कि वो इंसॉल्वेंट है, स्टिल उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपको पहले से पता हो कि आपने वो पूरा नहीं करना, क्या कहलाता है? एम्प्टी प्रॉमिस, खोखला वादा, एम्प्टी प्रॉमिस। वो खुद क्या था? इंसॉल्वेंट। उसको पहले से ही पता था कि मैं पैसे तो पे नहीं कर पाऊंगा, बट स्टिल उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होकर 7 लाख का सामान परचेज कर लिया। तो एम्प्टी प्रॉमिस किस कैटेगरी में आता है? फ्रॉड में या मिस रिप्रेजेंटेशन में या कोर्शन में? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, ये फ्रॉड में आता है। तो क्या ये वैलिड है? ये वैलिड नहीं है। अगेन वॉइडेबल वाली बात, और वो सारी बातें आप रिपीट कर देंगे। ऊपर क्या हो रहा है? हारून, ये करें ज़रा, हारून और गजाला की शादी करवाएं ज़रा। शादी करवा के आए। ये सोसाइटी का एक फैक्ट है, वैसे आपस की बात है, आजकल ऐसा होता है। हाँ जी, हाँ जी। फिर आजकल ऐसा होता है कि शादी करूँगा मगर तुम मुझे पैसे वगैरह दोगी, प्रॉपर्टी वगैरह दोगी। क्यों? क्योंकि मुझे एक कारोबार शुरू करना है और उसके बदले मैं तुम्हें हल्का सा कोई ना कोई प्रॉफिट का शेयर दे दूँगा। सामान इतना ज़्यादा मांग रहा है मगर प्रॉफिट में शेयर तो स्मॉल दे रहा है ना, या तो उसको फिर प्रॉफिट में शेयर ज़्यादा दे तो बात समझ भी आती है। ज़्यादती कर रहा है बेचारा। अभी सॉरी, बेचारा नहीं है, अभी इनके दरमियान क्या रिश्ता है? शादी नहीं हुई है, फियांसे। तो क्या इनके दरमियान कोई फिड्यूशरी रिश्ता है? होगा। अच्छा, तो अगर वो उसको अपना सामान दे देती है गजाला, तो क्या बाद में उससे सक्सीड कर सकती है, वापस ले सकती है? अंडर मिस रिप्रेजेंटेशन ले सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एज पर गजाला कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल। उसके अगेंस्ट क्या है? वॉइडेबल। अच्छा, अगली बात, वॉइडेबल के केस में अगर वो उसको वॉइड बना दे तो क्या सब कुछ वापस आता है या कुछ वापस नहीं भी आ सकता? एक डिफरेंस था ये फ्रॉड में और मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर।
अगर उसने कोई बेनिफिट रिसीव कर लिया तो वो उसको वापस नहीं मिलेगा। हो सकता है कि उसने थोड़ा बहुत शेयर उसको प्रॉफिट का दे दिया हो और गजाला ने वो खर्च लिया हो, तो उसको माइनस करके बाकी प्रॉपर्टी आ जाएगी और जो उसने इस्तेमाल कर लिया है वो उसको वापस नहीं मिलेगा। बट अगर ये फ्रॉड होता तो क्या होता, सारा कुछ वापस आता। तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन दीज टू। ओके, इसका मतलब है कि हमारे पास एक ही सवाल रह गया है, ब्रोमीन वाला। ट्राई करें ज़रा। एक एक्टर आएगा और आके बहुत ज़्यादा बदतमीजी करेगा, देखें ज़रा इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग। ट्राई करें। ये क्या है, फ्रॉड है? नहीं, ये क्वेश्चन है। और दुकानदार ने एंड पे क्या किया कि भाई तू जा, मैं तुझे सामान लेटेस्ट वाला भेज दूंगा। तो उसका स्टेटस क्या है, ये वैलिड है? नहीं, ये वॉइडेबल है। किसके साथ? उस मैनेजर के साथ। वो कौन है? एग्रीव्ड पार्टी। तो ये सेम कहानी है, बस उसने किरदारों को चेंज कर दिया। बिल्कुल सेम कहानी है, किरदार फ़र्क है। ऑटम 22 में सवाल कौन सा आया था? ज़रा सवाल नंबर बता सकते हैं ऑटम 22 का? है किसी के पास? ग्रीन कलर वाली किताब है किसी के पास? किसी के पास होनी चाहिए। हाँ जी बताइए। है किसी के पास? हाँ वहीं से बता दें मुझे, सिर्फ आपने क्वेश्चन नंबर बताना है। पार्ट कौन सा है? 5B नहीं है, दिखाएं। नहीं नहीं, क्वेश्चन 4 है बस। मैं भी कहूँ ये 5B पॉसिबल नहीं था, ऐसे ना करें। हाँ 4 में क्राइमिंग है। नहीं नहीं मिस, दोबारा देखें, गौर से देखें, एक दफ़ा गौर से देखें। नहीं आपने गौर से नहीं देखा, दोबारा देखें। हाँ जी पहुँच गई आप गौर से देखने पर। दैट्स व्हाट नहीं दैट्स व्हाट अच्छा। हाँ जी, ऑटम 22 में क्या पूछा उसने? क्वेश्चन नंबर 4 में 8 नंबर के लिए प्योर क्रैमिंग है। 5 डिफरेंस बिटवीन कोर्शन और अनड्यू, और 2 डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। इतना आसान सवाल, 8 नंबर का रट्टा, 8 नंबर की क्रैमिंग। यार इस 8 में से कितने मार्क्स हासिल कर सकते हो, आसानी से बताइएगा। चले 8 ना भी सही, 6 तो आप ले सकते हो। चले मैं साहब 8 लेके, अब आपने 8 लेकर आने हैं, मगर 6 नंबर तक तो आ सकते हैं। आपने दी थी अटेम्प्ट? काश आपने ये अटेम्प्ट दी थी, शायद आप पास हो जाते हैं। ये अटेम्प्ट आसान थी वैसे ऑटम 22 की। तो 8 नंबर के लिए बिल्कुल क्या है, क्रैमिंग, बिल्कुल क्रैमिंग है। अच्छा जी, फ्री कंसेंट हमारा ख़त्म होता है। आए ज़रा वॉइड के ऊपर। एग्रीमेंट इन ट्रेड ऑफ रिस्ट्रेंट, सॉरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या होता है? वॉइड। इसकी एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या होती है? आप किसी को कारोबार करने से रोक सकते हैं, मगर कब? जब आपने उसकी गुडविल परचेज़ की हो, और गुडविल परचेज करने के साथ आप उसको स्पेसिफाइड लिमिट तक सेम कारोबार करने से रोक सकते हैं। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड पूरी किताब में 2 जगह पे लिखा हुआ है। एक तो आपको मिलता है चैप्टर नंबर 4 में, एक और भी लिखा हुआ है। वो कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ? पार्टनरशिप में लिखा हुआ। तो क्या ये सवाल बता रहा है कि आंसर किस लॉ से करो? नहीं बता रहा।
दोनों से बताएंगे, बट मार्क्स कितने हैं? 2। तो अगर मेंशन नहीं है और मार्क्स ज़्यादा होते तो हम दोनों एंगल से उसको डिस्कस करते। चूँकि मार्क्स कम है तो फिर हम खाली उसको कहाँ से बता देंगे? कॉन्ट्राडिक्ट में से। कहाँ से बता देंगे? क्योंकि नॉर्मल अजम्पशन क्या है, अगर सवाल खामोश हो तो वो कहाँ से पूछ रहा है? फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्ट। पार्टनरशिप का हो, नेगोशिएबल का हो या किसी और लॉ का हो तो उसको बताना पड़ता है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग क्या है? वॉइड है। इसकी क्या बता दें? एक्सेप्शन बता दें। 8 नंबर के लिए पूछ लिए। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि आई अब दोबारा से 8 नंबर के लिए चीज़ टेस्ट करेगा, क्योंकि ऑटम 13 में टेस्ट की गई थी। अब अगर आजकल आएगी तो शायद 3-4 नंबर के लिए आएगी। बरी वाला सवाल ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए सवाल में क्या हो रहा है। बरी या कैशियर इन डिपार्टमेंटल स्टोर, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक बंदा कैश उड़ा के भाग गया और बाद में कहता है कि मैं आपको कैश वापस कर दूंगा, शर्त यह है कि आप मेरे खिलाफ किया हुआ लीगल केस वापस ले लें। दूसरी पार्टी ने कहा ठीक है, और जब उसको पैसे वापस मिल गए तो उसने केस वापस नहीं लिया। तो क्या वो केस वापस लेने का हक रखता था? नहीं। सिंपल सी बात है। अच्छा, यही सवाल, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ये वाला स्प्रिंग बीस वाला, ये पढ़े ज़रा। स्प्रिंग बीस का सवाल बिल्कुल सेम सवाल है, एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, सिर्फ नाम बदलें और पैसे बदलें। हाँ जी, है फिर सेम सवाल। वहाँ पे भी कैश लेकर भाग रहा था, यहाँ पे भी भाग रहा है। यहाँ पे भी उसने क्या कहा कि मेरे अगेंस्ट जो लीगल कार्रवाई आप कर रहे हैं वो अगर आप वापस ले लेते हैं तो मैं आपको पैसे पे कर देता हूँ, और पैसे पे करने के बाद अगर वो कार्रवाई वापस ना करे, विड्रॉ ना करे, तो फिर ना करे, उसका राइट है। अच्छा जी, फिर तो शुरू तो ख़त्म हो जाता है। ये सवाल नोट कर लें, ये आपने करना है। ऑटम 16 का ये सवाल आपने करना है। मज़े की बात यह है कि ऊपर इतना बड़ा सिनेरियो खींच के नीचे रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो लॉजिकल नहीं है, वो क्रैमिंग बेस्ड है। तो ऑटम 16 में 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, एक एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वाला और एक एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वाला। दोनों बातें अलॉन्ग विद द एक्सेप्शन इस सवाल में डिस्कस की गई हैं। कोई गालिबन 8 या 9 नंबर के लिए सवाल है, और अगर आप एक दफ़ा ये सवाल कर लेते तो आपको फिर बाकी सवाल करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बेंचमार्क सवाल आपका बन सकता है। हाँ जी, अच्छा जी, ये हो गया, ये हो गया। सलमान वाला सवाल रह गया, और बस पढ़े ज़रा सलमान क्या कह रहा है आपसे। सलमान कुछ कहना चाह रहा है आपसे। सलमान और रेहान आर अबाउट टू से समथिंग। इस सवाल को डिस्कस करते हैं एक और एंगल से। सवाल पढ़ लिया आप लोगों ने? हाँ जी, सवाल पढ़ लिए सब ने? इसमें एक छोटी सी बात छुपी हुई है, वो आपको बतानी है। कल आप लोगों ने एक सवाल देखा था, कल या परसों वाले डे 1 पे, जिसमें ये लिखा हुआ था कि कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस अभी तय नहीं हुई है और तुम जो भी मुझे पैसे दोगे मैं उसको कबूल कर लूँगा। याद है वो सवाल? तुम जो भी मुझे पैसे दोगे मैं कबूल कर लूँगा, और जब पैसे देने की बारी आई तो उसने कबूल नहीं किए। उसने कहा कि ये पैसे क्या है? कम है। एक वो कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे भी कुछ हद तक वही हो रहा है।
उसने कहा कि मैं तुम्हें कॉटन यार्न दूंगा जब तुम रिक्वायर करोगे एट प्रिवेलिंग होलसेल प्राइसेस। तो ये दो बातें हैं, दो डिफरेंट बातें हैं। पहली बात जो अभी हमने की है उसमें क्या हो रहा है कि प्राइस डिटरमिन कौन कर रहा है? पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। और इस केस में क्या हो रहा है? प्राइस डिटरमिन कौन करेगा? थर्ड पार्टी कह लें या आप कह लें कि मार्केट, या थर्ड पार्टी कह लें या मार्केट कह लें। अच्छा, ऊपर वाले केस में जहाँ हमने कहा कि कोई जिनके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो पैसे डिटरमिन करेंगे, तो ऊपर वाला ज़्यादा एम्बिग्विटी रखता है या नीचे वाला? ज़्यादा एम्बिग्विटी किस में है, ज़्यादा मसला किस में आ सकता है? अगर एक थर्ड पार्टी या मार्केट प्राइस फिक्स कर रही है वो ज़्यादा रिलायबल है, या अगर कोई पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिटरमिन कर रही है वो ज़्यादा रिलायबल है? थर्ड पार्टी ज़्यादा, ये थर्ड पार्टी क्या है? ये ज़्यादा रिलायबल है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर हम लोग डिपेंड कर रहे हैं पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, मगर नीचे हम उस पार्टी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। जो प्राइस मार्केट में उस वक्त चल रही होगी हमें उस प्राइस पे देने का हक है। ये नॉर्मली होता है उन गुड्स के साथ जो कि ज़्यादा वोलेटाइल होती हैं, जिनकी प्राइसेस बार बार फ्लक्चुएट हो रही होती है, जिस तरह मुर्गियाँ डेली बेस पे कोई ना कोई नई प्राइस होती है, तो हम आज बैठ के तय नहीं कर सकते कि कल परसों की प्राइस क्या होगी। तो हम कॉन्ट्रैक्ट इसी तरह का करते हैं कि जो भी मार्केट प्राइस होगी हम आपको उस पर वो चीज़ बेच रहे होंगे। तो सर यहाँ पे अगर ये बात हो ना, ये वॉइड है, ये क्या है? मगर ये वॉइड नहीं है, ये वैलिड है। ये फर्क समझ आया? दोनों में प्राइस सर्टन नहीं है, दोनों में प्राइस सर्टन नहीं है, मगर ऊपर हमने प्राइस सर्टन करने के लिए एक पार्टी के ज़िम्मे डाल दिया और दूसरी पार्टी कभी भी उसको प्रॉपरली डील नहीं करेगी, उसको हमेशा उसमें मसले नज़र आएंगे। मगर यहाँ पे उसको मसले अगर होंगे भी तो वो खामोश बैठेगी। क्यों? क्योंकि प्राइस किसने डिटरमिन की है? मार्केट ने या थर्ड पार्टी ने, जो कि उस वक़्त की प्रिवेलिंग प्राइस होगी वही चार्ज की जाएगी। तो इतना हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट का वॉइड नहीं है, वैलिड है। वॉइड कहाँ से स्टार्ट होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज ऐड की गई है कि अगर डिस्प्यूट हो जाए तो हम किसी भी तरह के कोर्ट में नहीं जाएंगे। ये हिस्सा वॉइड है। ये हिस्सा क्या है? ये हिस्सा वॉइड है। अच्छा, क्या उन्होंने कोई एक्सेप्शन के बारे में आपको बताया यहाँ पे? नहीं। तो क्या हम अज्यूम कर लें कि एक्सेप्शन होगी? नहीं, अज्यूम आपने नहीं करना जब तक वो आपको बताए ना कि अगर हम कोर्ट नहीं जाएंगे तो हम किसके पास जाएंगे? सालिस के पास या आर्बिट्रेटर के पास। तो जब तक वो बता नहीं रहा है आपने अज्यूम खुद ही से नहीं कर लेना। तो आधा हिस्सा वैलिड है और आधा हिस्सा क्या है? वॉइड। क्या ये बात आप क्लियर है? पक्की बात है? तो पक्की बात है ज़ालिमों? श्योर? कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? 10 मिनट दे रहा हूँ, चैप्टर नंबर 11 रिवाइज करना।